Hi all, welcome to Jim's Orbit. So today we're gonna start with a chapter that is periodic classification of elements. Periodic classification of elements में हम study करेंगे that what was the history behind the development of periodic table, why we felt a need to classify the elements, क्यों हमने elements को classify करा in different groups or periods, then which model of an atom was accepted, which model of an atom was rejected, what finally led to the discovery of modern periodic table. So let's start with the history part. तो स्टूडेंट्स जब 1800 सेंचुरी चल रही थी उस टाइम पे हमारे पास अराउंड 30 एलिमेंट्स नोन थे. फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा अराउंड 1865 तो हमारे पास एलिमेंट्स का नंबर इंक्रीज हो गया फ्रॉम 30 टू 63. तो एलिमेंट्स का नंबर बहुत स्पीडली इंक्रीज हो रहा था. नाउ इट्स नॉट पॉसिबल कि हम 63 एलिमेंट्स को इंडिविजुअली स्टडी कर पाए. तो उसके लिए हमने क्या सोचा कि हमने एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करना स्टार्ट कर दी. अगर मैं सिमिलर एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुप कर दूंगी तो मुझे हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली स्टडी नहीं करना पड़ेगा. मैं एक एलिमेंट को स्टडी कर लूंगी, उसके बेसिस पे मुझे अदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पता चल जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5, ये कुछ अदर एलिमेंट्स हैं. लेट सपोज मैंने ए बी सी डी ई को एक ग्रुप में रख दिया क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर थी. इसी तरह मैंने 1 2 3 4 5 को एक ग्रुप में रख दिया क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है. ओके, तो अब अगर मैं ए की प्रॉपर्टी स्टडी कर लूंगी तो आई डोंट हैव टू स्टडी इंडिविजुअली द प्रॉपर्टी ऑफ बी सी डी और ई. इसी तरह अगर मैं 1 की प्रॉपर्टी स्टडी कर लूंगी तो मुझे 2 3 4 5 की प्रॉपर्टी नहीं स्टडी करनी पड़ेगी क्योंकि वो सिमिलर है. तो ये था नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स सो दैट कि देयर इज अ सिस्टमेटिक स्टडी फॉर द एलिमेंट्स. हमें एलिमेंट्स को अगर स्टडी करना है तो इतने सारे एलिमेंट्स को ना स्टडी करके हम उन एलिमेंट्स को स्टडी कर सकते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में रिजेंबल करती हैं. मैंने ए को पढ़ लिया, बाकी मुझे इसके बेसिस पे 4 और एलिमेंट्स के बारे में पता चल गया. मैंने 1 को स्टडी कर लिया, इसके बेसिस पे मुझे अदर 4 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी पता चल गई. ठीक है, सो दिस इज हाउ कि सिमिलर एलिमेंट्स को हमने एक साथ ग्रुप कर दिया सो दैट की प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को पढ़ना थोड़ा इजी हो जाए. क्लियर? सो दिस वाज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन. देन who was the first scientist who came forward with this theory for periodic table? The first scientist who came forward was de Broglie. तो de Broglie ने क्या कहा था? de Broglie का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? de Broglie ने अपने पीरियोडिक टेबल का नाम दिया, दैट वाज de Broglie ट्राइड्स. तो de Broglie ट्राइड्स के अकॉर्डिंग क्या था कि एवरेज कि द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वो इक्वल होगा एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड के एटॉमिक मास के. जैसे कि आपके पास 3 एलिमेंट्स है ए बी और सी, तो ए और सी का जब मैं एवरेज लूंगी एटॉमिक मास का वो किसके इक्वल आएगा? एटॉमिक मास ऑफ बी के. द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट विल बी इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट. ठीक है, ये था उसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. इस बेसिस पे उन्होंने 3 ट्राइड्स को डिस्कवर करा. कौन कौन से थे वो 3 ट्राइड्स? The first triad was lithium, sodium and potassium. ठीक है. The second triad was calcium, strontium and barium. And the third triad was chlorine, bromine and iodine. तो लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7 और पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39. तो अगर मैं ये रूल अप्लाई करूं दैट द एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का एवरेज शुड कम आउट टू बी इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, तो हमने ये अप्लाई करा. अब 7 + 39 डिवाइड बाय 2 ऐसे ही एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो इसका एवरेज क्या आया? 23. और 23 किसका एटॉमिक मास होता है हमारे पास? सोडियम का. ठीक है, तो इक्वल आ गया. फर्स्ट और थर्ड का एवरेज एटॉमिक मास किसके इक्वल आ गया? मिडल एलिमेंट के. कमिंग ऑन टू द सेकेंड ट्राइड. सेकेंड ट्राइड उन्होंने क्या लिया था? कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम. अब कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, बेरियम का एटॉमिक मास होता है 137. इस बेसिस पे जब इसका एवरेज निकाला तो इट शुड कम आउट इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रॉन्शियम. चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं. 40 + 137 डिवाइड बाय 2 that gives you approximately 88.5. बट स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक मास होता है 85.
तो इट कैन बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल या बिल्कुल इक्वल आ सकता है, जरूरी नहीं है कि एकदम इक्वल आएगा, इट कैन बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एज वेल। तो हमारे पास आ गया, जब हमने एवरेज निकाला कैल्शियम और बेरियम के मास का, तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ गया स्ट्रोंशियम के मास से। तो ये था इनका सेकेंड ट्राइड। थर्ड ट्राइड इन्होंने लिया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, आयोडीन का एटॉमिक मास होता है 127। तो जब इन्होंने इन दोनों का एवरेज निकाला, दैट केम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 81.2 समथिंग, और ब्रोमीन का एटॉमिक मास होता है 80। तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ गया जब एवरेज निकाला फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का। तो ये 3 ट्राइड्स उन्होंने अपने टाइम पे डिस्कवर करे थे। ठीक है, बेसिस क्या लिया था, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड का एवरेज विल बी इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। ठीक है, अब जब उन्होंने ये क्लासिफाई कर दिया, तो इस के क्या अचीवमेंट्स रहे, क्या लिमिटेशंस रहे कि ये मॉडल ऑफ ये पीरियोडिक टेबल आपका रिजेक्ट हो गया। तो अब ये पीरियोडिक टेबल क्यों रिजेक्ट हो गया, देखिए उनके अकॉर्डिंग फर्स्ट और थर्ड का जो एटॉमिक मास होगा वो इक्वल होगा मिडल एलिमेंट के। तो ये तो सब एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, बट उस टाइम पे जितने भी नोन एलिमेंट्स थे, ये थ्योरी उन सब एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं हुई। ठीक है, तो ये थ्योरी सिर्फ कुछ एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल थी। उनके टाइम पे वो सिर्फ 3 ही ट्राइड्स को डिस्कवर कर पाए इस बेसिस पे। ये था इनका फर्स्ट लिमिटेशन, दैट ओनली फ्यू एलिमेंट्स कुड बी ग्रुप्ड अंडर द ट्राइड्स। उसके बाद सेकेंड लिमिटेशन क्या रही कि ये थ्योरी एक ग्रुप में भी एप्लीकेबल नहीं थी। जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हेलोजेंस को बिलोंग करते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हम हेलोजेंस बोलते हैं। अब अगर ये थ्योरी एप्लीकेबल है, तो ये थ्योरी एक ग्रुप में भी पूरी एप्लीकेबल होनी चाहिए। तो मैंने जब ये रूल अप्लाई करा फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे एक ही ग्रुप में लाई करते हैं पीरियोडिक टेबल में। अब फ्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है 19, ब्रोमीन का एटॉमिक मास होता है 80। अब अगर मैं फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज निकालूं, तो वो मेरा आना चाहिए इसके इक्वल, क्लोरीन के एटॉमिक मास के इक्वल। तो जब हमने इसका एवरेज निकाला, तो दैट केम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 49.5, लेकिन क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5। तो ना तो इसके इक्वल है, ना ही अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, इतना ज्यादा लार्ज डिफरेंस तो नहीं एप्लीकेबल होगा, इसलिए ये थ्योरी सेम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स पे भी एप्लीकेबल नहीं होती। तो ये तो इसकी लिमिटेशंस रही, that it was not applicable to all the elements that were known at that time, or second, it is not applicable on the elements of even the same group. So these were the two limitations. Achievement क्या रही इनकी, अचीवमेंट ये रही कि जो एक ट्राइड में इन्होंने एलिमेंट्स को रखा था, उन ट्राइड्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर थी। जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये फर्स्ट ट्राइड था हमारा। अब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों ही हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, तीनों के पास ही एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जो एलिमेंट इन्होंने ट्राइड में रखे थे उनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर है। ऐसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को देख लो, तीनों ही आपके पास हेलोजेंस है, तीनों को ही एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। सो दिस वाज द अचीवमेंट ऑफ द बर्नियर ट्राइड, दैट जो एलिमेंट्स उन्होंने अपने ट्राइड्स में प्लेस करे थे उनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर थी। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द डुबर्नियर ट्राइड। कमिंग ऑन टू द सेकेंड मॉडल जो आपके पास डिस्कवर हुआ इन पीरियोडिक टेबल, वो था दैट वाज गिवन बाय न्यूलैंड। तो उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल का नेम रखा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्यों उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोला, लेट्स सी। तो द सेकेंड जो आपके पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी थ्योरी पुट फॉरवर्ड करी, दैट वाज न्यूलैंड। न्यूलैंड का लॉ जाना जाता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से। ऑक्टेव, ऑक्ट मतलब 8। तो न्यूलैंड ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको म्यूजिक बहुत पसंद था, तो उन्होंने जो अपना पीरियोडिक टेबल दिया वो दिया ऑन द बेसिस ऑफ म्यूजिकल नोट्स। जैसे कि क्या म्यूजिकल नोट्स होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, नी के बाद वापस क्या रिपीट होता है, सा, है ना। तो देखिए है ना, सा रे गा मा पा धा नी, नी के बाद वापस रिपीट हो रहा है सा, यही है म्यूजिकल नोट्स।
तो उन्होंने कुछ इसी बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज करा ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, और जो लॉ फॉलो करा उन्होंने फॉलो करा ये म्यूजिकल नोट का। उन्होंने बोला द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट विल बी सिमिलर टू द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी फर्स्ट एलिमेंट। ऑक्ट से याद रखिएगा 8 है ना, तो प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट सिमिलर होगी प्रॉपर्टी ऑफ एवरी फर्स्ट एलिमेंट के। जैसे कि चलो एलिमेंट्स को एक बार प्लेस कर लेते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो ये था उनका पीरियोडिक टेबल। अब यहां देखिए, वैसे फ्लोरीन के बाद नियॉन आता है, क्लोरीन के बाद आर्गन आता है, बट उस टाइम पे नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, इसलिए फ्लोरीन के बाद हमारे पास सोडियम आ रहा है। ओके, तो अब देखते हैं उनका लॉ कैसे एप्लीकेबल हो रहा था। क्या बोला था, एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी फर्स्ट एलिमेंट के। तो अभी अगर हम यहां से काउंट करें, इसको फर्स्ट एलिमेंट मान के चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एट्थ एलिमेंट क्या है, सोडियम, मतलब सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी अकॉर्डिंग टू हिज लॉ। अब मान के चलते हैं बेरिलियम को फर्स्ट एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। एट्थ एलिमेंट कौन सा है, मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर होंगी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट इज कमिंग आउट टू बी सिमिलर टू द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी फर्स्ट एलिमेंट। सो दिस वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूलैंड। उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करा, और बेसिस क्या रखा उन्होंने, म्यूजिकल नोट, कि जैसे हर 7th म्यूजिकल नोट के बाद रेपिटेशन हो जाती है ना, तो यही आपके पास उन्होंने दिया। जैसे सारे गामा पाधा नी के बाद वापस से सा आता है, यही उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया। हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी फर्स्ट एलिमेंट के साथ। क्लियर हुआ कि क्या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था। अब उनकी क्या अचीवमेंट्स रही, क्या उनकी लिमिटेशंस रही, क्यों ये आपके पास थ्योरी रिजेक्ट हो गई। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी उन्होंने जो डिस्कवरी करी, वो एक टर्म डिस्कवर करी उन्होंने, दैट इज पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का क्या मतलब होता है, पीरियोडिसिटी मतलब रेपिटेशन ऑफ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं एलिमेंट्स की एक सर्टेन इंटरवल, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की, तीनों ही एलिमेंट्स एल्कली मेटल्स हैं, तीनों के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो रेपिटेशन हो रहा है प्रॉपर्टीज का आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल, रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज इज गोइंग ऑन। अगर मैं इन तीनों एलिमेंट्स की बात करूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की, तो तीनों ही आपके पास एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, तीनों के पास ही 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो पीरियोडिसिटी हो गई ना, एक रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज हो रहा है आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल। इसी तरह पीरियोडिसिटी को एक और डेफिनेशन दे सकते हैं हम, दैट ग्रेजुअल इंक्रीज इन द प्रॉपर्टीज आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल। कई बार जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इंक्रीज हो रही होती हैं आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल इसी ग्रुप की बात करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की। अगर मैं बात करूं एटॉमिक साइज की, ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी ले ली एटॉमिक साइज, तो जैसे जैसे मैं लिथियम से सोडियम पे मूव करूंगी साइज इंक्रीज हो रहा है, सोडियम से पोटेशियम पे मूव करूंगी साइज फर्दर इंक्रीज हो रहा है, तो एक ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है प्रॉपर्टीज का। ऐसे ही बेरिलियम से मैग्नीशियम में जाऊंगी तो यहाँ पर साइज इंक्रीज हो रहा है आपके पास फ्रॉम बेरिलियम टू मैग्नीशियम। फिर मैग्नीशियम से कैल्शियम में जाऊंगी तो फर्दर साइज इंक्रीज हो रहा है, तो एक ग्रेजुअल इंक्रीज इन द प्रॉपर्टीज इज बीइंग ऑब्जर्व्ड आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। सो दिस इज पीरियोडिसिटी, दैट जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी करी अपने टाइम पे, ठीक है। उसके बाद अब इनकी क्या लिमिटेशंस रही, ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था पीरियोडिक टेबल का, दैट वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर द लाइटर एलिमेंट्स। जब हेवियर एलिमेंट्स आए ये लॉ उन पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, इट वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट लिमिटेशन। फिर लेटर ऑन, अभी मैंने आपको बताया कि नोबल गैसेस उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे, फिर जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तब अगेन दिस लॉ फेल्ड। देखो अब जैसे फ्लोरीन के बाद क्या आ जाएगा, नियॉन आ जाएगा, तो यहाँ सोडियम की जगह पर मैं नियॉन प्लेस कर दूंगी, तो क्या नियॉन और लिथियम की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी? नहीं,
क्योंकि नियॉन आपके पास नोबल गैस है, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, बट लिथियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई। तो जैसे ही आपके पास नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई, दिस लॉ फेल्ड, सो इट वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम एंड इट वाज एप्लीकेबल ओनली बिफोर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। तो ये इनकी लिमिटेशंस हो गई। इन लिमिटेशन के बेसिस पे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी रिजेक्ट हो गया। ओके, देन केम द थर्ड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो दिया था Dmitry Ivanovich Mendeleev ने। Mendeleev was the third scientist who came forward with his theory about the periodic table. तो उन्होंने कुछ पुरानी क्लासिफिकेशंस को भी ध्यान में रखा, जैसे उन्होंने पीरियोडिसिटी का यूज किया, उसको यूज में करते हुए उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किया। तो व्हाट वाज अबाउट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, लेट्स सी। तो जो नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल डिस्कवर हुआ, दैट वाज गिवन बाय डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव। उन्होंने क्या बेसिस रखा अपने पीरियोडिक टेबल का? उन्होंने ये बोला कि जैसे जैसे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे वो एलिमेंट्स को प्लेस करते गए। ठीक है, तो एटॉमिक मास उन्होंने अपना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन रखा। इस बेसिस पे उन्होंने ये देखा कि जैसे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे एलिमेंट्स को जब वो प्लेस कर रहे हैं, तो एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, मेंडलीव ने ग्रुप्स और पीरियड्स, दो टर्म्स का यूज करा अपने पीरियोडिक टेबल में। क्या थे ग्रुप्स और पीरियड्स? उन्होंने जैसे हमारे पास एक टेबल होता है, वैसे उन्होंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोज के बेसिस पे एक टेबल बना दिया। जो उनके पास वर्टिकल कॉलम्स थे उनको उन्होंने बोला ग्रुप्स। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग देयर वर 8 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल, और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज थी उनको उन्होंने बोला पीरियड्स। So there were 6 periods in his periodic table. There were 8 groups जो vertical columns थे, और there were 6 periods जो कि थे हमारे पास horizontal rows. ठीक है, 8 periods and 6 groups were there in his periodic table. हर ग्रुप को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए और बी में। उन्होंने ए और बी में क्यों डिवाइड करा? ए और बी में उन्होंने एक ग्रुप में, एक पार्ट में उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को रखा और एक पार्ट में उन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा। अब रिप्रेजेंटेटिव और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, यू विल स्टडी इन योर हायर क्लास। अभी के लिए आप इतना समझ लो दैट दे आर 2 डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, तो एक में उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स रख दिए, एक में उन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स रख दिए। तो इस तरह उन्होंने एक पूरा पीरियोडिक टेबल डिस्कवर कर दिया। अब उनका पीरियोडिक टेबल को काफी सक्सेस मिला, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजों की डिस्कवरी करी थी। कुछ जो चीजें करेक्ट नहीं थी उनको करेक्ट करा। उनके टाइम पे जब ये पीरियोडिक टेबल डिस्कवर हुआ इन द ईयर 1869, उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स हमारे पास नोन थे। उन 63 एलिमेंट्स को उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में फिट करा। उन्होंने एक प्रॉपर्टी ली, उन्होंने ये देखा कि जिन एलिमेंट्स का ऑक्साइड और हाइड्राइड अगर आपके पास सेम है, मतलब वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में रिजेंबल करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 4 में आप देखिए, ग्रुप 4 में जो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स हैं, ऑक्साइड्स के लिए जर्नल फॉर्मूला क्या लिखा गया है? RO2। ठीक है, और हाइड्राइड्स के लिए जर्नल फॉर्मूला क्या लिखा गया है? RH4। R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? R इज रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। तो ग्रुप 4 में जैसे फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास कार्बन, तो कार्बन की हाइड्राइड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? CH4 में। उसकी ऑक्साइड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? CO2 में। तो जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप 4 में लाई कर रहे हैं, सबकी ऑक्साइड और हाइड्राइड का जर्नल फॉर्मूला सेम है, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज है जो वो सिमिलर है। ठीक है, ये लिया उन्होंने अपना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को स्टडी करते हुए उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी कर दी। उसके बाद क्या अचीवमेंट्स रही इनके पीरियोडिक टेबल की? जो पहली अचीवमेंट थी इनके पीरियोडिक टेबल की, वो ये थी कि सिस्टमैटिक स्टडी हो गया एलिमेंट्स का। मतलब हम अगर एक एलिमेंट को स्टडी कर लेंगे एक पर्टिकुलर ग्रुप के, तो मुझे उस सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल जाएगा, मुझे हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली नहीं स्टडी करना पड़ा। सो देयर वाज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। उन्होंने जिस तरह अपने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करा ग्रुप्स और पीरियड्स में। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट अचीवमेंट फॉर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जो सेकेंड उनका अचीवमेंट था वो था कि उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ ब्लैंक स्पेसेस छोड़े। उन्होंने प्रिडिक्ट करा कि ये यहाँ पे जो उन्होंने ब्लैंक स्पेसेस छोड़ रखे, उन्होंने बोला कि वो एलिमेंट्स इन फ्यूचर डिस्कवर होंगे। उन्होंने पहले से उनकी प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट करी कि अगर ये एलिमेंट डिस्कवर होगा तो इसकी क्या प्रॉपर्टी रहेगी।
तो उन्होंने अपनी प्रिडिक्शंस पहले ही कर दी कि दीज एलिमेंट्स विल बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर विद सो एंड सो प्रॉपर्टीज। तो उन्होंने एक नेम दे दिया उनको इनिशियली, दैट वाज प्रीफिक्स लगाया उन्होंने एका, डाइव, ट्राई अपने प्रिडिक्टेड एलिमेंट्स के नेम के आगे। एका का मतलब होता है 1, डाइव का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3। एका, डाइव और ट्राई का मतलब क्या था, 1, 2 एंड 3 मतलब जो एलिमेंट्स उन्होंने प्रिडिक्ट करे हैं दे वर एट द पोजीशन 1, 2 एंड 3 फ्रॉम द ऑलरेडी नोन एलिमेंट्स जिनके साथ उनकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 3 एलिमेंट्स बोले, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। ये 3 एलिमेंट्स उन्होंने बोले, उनकी प्रॉपर्टीज भी उन्होंने बता दी। फिर लेटर ऑन हमने देखा ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ओनली 3 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड दैट वर आपके पास जर्मेनियम, गैलियम और स्कैंडियम। ये 3 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। तो हमने देखा कि एका एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टीज थी दैट वर एग्जैक्टली सिमिलर टू द एलिमेंट दैट वाज डिस्कवर्ड दैट इज गैलियम। दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। ऐसे ही एका बोरोन और एका सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज भी रिजेंबल कर रही थी जो एलिमेंट्स लेटर ऑन डिस्कवर हुए थे। तो ये उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा दैट हिज डिस्कवर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट्स, उनके कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज उन्होंने प्रिडिक्ट करी थी एंड इन द फ्यूचर दोज एलिमेंट्स विद दोज वेरी प्रॉपर्टीज वर डिस्कवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो उनकी अचीवमेंट रही वो ये थी कि उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन था वो स्ट्रिक्टली इस बेस पे रखा कि भाई मैं अपने एलिमेंट्स को प्लेस कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज। अगर एटॉमिक मास कई बार फॉलो नहीं भी हो रहा तो उन्होंने ये प्रॉपर्टी को निग्लेक्ट कर दिया, जैसे कि बेरिलियम। अब बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था उस टाइम पे वो था 13.4। उस बेसिस पे तो बेरिलियम को कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में प्लेस होना चाहिए था, बट जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं मेंडलीव का तो बेरिलियम की पोजीशन है ग्रुप 2 में, है ना। तो उन्होंने बेरिलियम को ग्रुप 2 में रखा ये देखते हुए कि बेरिलियम की प्रॉपर्टीज उस ग्रुप के अदर एलिमेंट्स के साथ सिमिलर हो रही है, तो उन्होंने बेरिलियम को वहां पे प्लेस कर दिया इररिस्पेक्टिव कि उसका एटॉमिक मास कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में फॉलो कर रहा है। फिर उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस करी और उस बेसिस पे ये पता चला कि बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज नॉट 13.4 बट इंस्टेड इट इज 9.4। सो उन्होंने कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास भी करेक्ट करा ऑन द बेसिस ऑफ हिज थ्योरी। तो ये उनकी नेक्स्ट अचीवमेंट रही। उसके बाद उन्होंने क्या उनकी नेक्स्ट अचीवमेंट थी कि नोबल गैसेस की जब डिस्कवरी हुई उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में एक स्पेस छोड़ा था सो दैट नोबल गैसेस विल बी डिस्कवर्ड वो उस पीरियोडिक टेबल में प्लेस की जा सकती है विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ द अदर एलिमेंट्स। बाकी एलिमेंट्स की पोजीशन भी डिस्टर्ब नहीं होगी एंड द नोबल गैसेस विल बी प्लेस सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि उन्होंने उसके लिए स्पेस छोड़ा था अपने पीरियोडिक टेबल में। क्लियर हुआ? सो दीज वर द अचीवमेंट्स फॉर द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो उन्होंने काफी सारी अच्छी चीजें प्रिडिक्ट करी जिसके बेसिस पे उनके पीरियोडिक टेबल को बहुत सक्सेस भी मिला, बट इसके बाद भी कुछ लिमिटेशंस रह गई। वो क्या लिमिटेशंस थी? सबसे पहली लिमिटेशन थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को उन्होंने प्लेस करा है, अब जैसे हम देखते हैं कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एल्कली मेटल से भी रिजेंबल करती हैं और आपके पास वो हेलोजन से भी रिजेंबल करती हैं। तो उन्होंने कुछ इसके बारे में आपको स्पेसिफिकली नहीं बताया कि व्हाई ही हैज प्लेस्ड हाइड्रोजन अलोंग विद एल्कली मेटल्स, सो नो स्पेसिफिक रीजन वाज गिवन फॉर दैट। अब जहां पे एल्कली मेटल्स प्लेस थे जिस ग्रुप में, उसी ग्रुप में आपके पास कॉपर, सिल्वर, गोल्ड भी आ रहे थे, है ना। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज उनके साथ तो रिजेंबल नहीं करी थी, तो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ कीपिंग हाइड्रोजन इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप? सो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज एनॉमलस। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। ठीक है, सेकेंड जो उनकी लिमिटेशन रही वो रही पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब उनका बेसिस क्या था? दैट एलिमेंट्स आर placed on the basis of increasing atomic mass, है ना। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स are the atoms of same element that have different atomic weight, different atomic mass. आइसोटोप्स यही होते हैं। अब जब आइसोटोप्स का एटॉमिक मास डिफरेंट होता है तो हर एक आइसोटोप को पोजीशन भी डिफरेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, बट आइसोटोप्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो तो सिमिलर होती हैं।
तो आइसोटोप्स को तो एक साथ प्लेस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट. सो दिस पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स was not explained by Mendeleev. Then the third limitation जो मेंडलीव की रही वो ये थी कि जो उन्होंने एलिमेंट्स प्लेस करे कॉपर सिल्वर गोल्ड वो उन्होंने एल्कली मेटल्स के साथ प्लेस कर दिए. अब जो कॉपर सिल्वर गोल्ड है ये लेस रिएक्टिव होते हैं और एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो बहुत हाई रिएक्टिव होते हैं. सो दिस वाज नॉट एक्सप्लेन्ड कि क्या बेसिस रहा उनका इन एलिमेंट्स को साथ में प्लेस करने का. सो दिस वाज अनदर लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव. देन अब वो एलिमेंट्स को प्लेस कर रहे थे कि भाई प्रॉपर्टीज भी सिमिलर रहे एलिमेंट्स की एक पर्टिकुलर ग्रुप में, तो वो एलिमेंट्स को इसी बेसिस पे प्लेस करते रहे. अब लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बेसिस फॉलो करते हुए कुछ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास ज्यादा है वो पहले आ रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास कम है वो बाद में आ रहे हैं. ठीक है, जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है अराउंड 58.9 और निकल का एटॉमिक मास होता है 58.7. तो इस अकॉर्डिंग तो निकल को पहले प्लेस होना चाहिए कोबाल्ट से, बट उनके पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट पहले प्लेस है एंड निकल बाद में प्लेस है, जस्ट बिकॉज ताकि कोबाल्ट अपने पर्टिकुलर ग्रुप के साथ अपनी प्रॉपर्टीज जो उनकी मैच हो रही है वो सिमिलैरिटी शो कर रहा है. ऐसे ही सेम केस विद निकल. सो ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे जब उन्होंने ये बेसिस लिया था दैट एलिमेंट्स आर प्लेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. तो कुछ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास ज्यादा था वाई वो पहले आ रहे हैं, इंस्टेड वो बाद में आने चाहिए. सो दीज वर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. I hope you have understood what is the basis of classification for the Bernoulli traits. Then what is the basis of classification for Newland law of octaves? What is the basis of classification for Mendeleev? What are their achievements? What are their limitations? So we'll continue with modern periodic table in our next class. Thanks for watching.